प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, तो सबसे पहले वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान की 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आइए एक एक क्वेश्चन को देखा जाए, और यह क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड के पेपर में आप लोगों का बल्ले बल्ले होगा। प्यारे बच्चों, तो भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो मिट्टी नहीं है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। तो आइए प्यारे बच्चों, स्वदेश से प्यार रखना है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बिजली धारा की इकाई क्या होगी? तो ऑप्शन ए कह रहा है वोल्ट, ऑप्शन बी कह रहा है ओम, ऑप्शन सी कह रहा है एम्पियर, ऑप्शन डी कह रहा है वाट। तो बता दें प्यारे बच्चों, जो वोल्ट होता है विभव का मात्रक होता है, जो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, और जो एम्पियर होता है वह धारा का मात्रक होता है, और जो वाट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। प्यारे बच्चों, क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। तो विद्युत धारा की जो इकाई होगी वह एम्पियर होगा। और एक बात यहां याद रखें कि जो विद्युत धारा है यह कैसी राशि होती है? तो विद्युत धारा जो होती है अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है प्यारे बच्चों? अदिश राशि होती है। इसका जो दिशा होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, या इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। कुछ और बातें, जो विद्युत धारा है यह आवेश के रूप में प्रवाहित होता है। यह जो विद्युत धारा है चालक के सिरों पर ही प्रवाहित होता है। यह जो विद्युत धारा है यह चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित होता है। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन है विद्युत विभव का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या वोल्ट है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या जूल है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या ओम है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या एम्पियर है। तो बता दें कि विद्युत विभव का मात्रक जो है वोल्ट होता है, और जो जूल है ऊर्जा का मात्रक होता है, जो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, और जो एम्पियर है वो धारा का मात्रक होता है। तो यहां पर हमने देखा विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव कैसी राशि होती है? तो विद्युत विभव जो होती है एक अदिश राशि होती है। तो एक वोल्ट किसे कहते हैं अगर प्रश्न पूछा जाए तो हम बताएंगे यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि एक जूल कार्य करना पड़े तो उसे हम एक वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे एक कूलाम हो जाएगा। इस प्रकार जो मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम होगा, जिसे हम एक वोल्ट कहते हैं। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को ले जाने में यदि एक जूल का कार्य करना पड़े तो उसे हम एक वोल्ट कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है शक्ति, जिसको पावर या स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए कह रहा है क्या जूल होता है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या वाट होता है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या एम्पियर होता है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या ओम होता है। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होता है प्यारे बच्चों वह वाट होता है। ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर हमने देखा जूल जो है कार्य का इकाई होता है, एम्पियर जो है धारा की इकाई होता है, ओम जो है प्रतिरोध का इकाई होता है। इसमें सभी राशियां जो हैं अदिश हैं, मतलब सब जो चारों ऑप्शन है अदिश राशि के ऑप्शन है। आइए आज का चौथा क्वेश्चन देखें। एक किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं एक किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट आवर। और अगर 1000 में हम एक घंटा को 3600 सेकेंड से गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 आपका जूल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखें। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो क्या एक नियम होते हैं, क्या दो नियम होते हैं, क्या तीन नियम होते हैं, क्या चार नियम होते हैं? तो परावर्तन के कुल दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो उनके बारे में चर्चा यही करेंगे। तो पहला नियम ये होता है परावर्तन का कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा का नियम होता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तो इस प्रकार यह परावर्तन के दो नियम होते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। अवतल दर्पण में फोकस कहाँ होता है? कह रहा है कि जो अवतल दर्पण है उसमें फोकस कहाँ होता है? ऑप्शन ए कह रहा है दर्पण के सामने होता है। ऑप्शन बी कह रहा है दर्पण के पीछे होता है। ऑप्शन सी कह रहा है किसी भी ओर होता है। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में जो फोकस होता है दर्पण के सामने होता है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 7वां क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? ठीक 6वां का उल्टा है प्यारे बच्चों। तो कि उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? तो यहाँ पर फोकस की बात किया जा रहा है। ऑप्शन ए कर रहा है दर्पण के सामने। ऑप्शन बी कर रहा है दर्पण के पीछे। ऑप्शन सी कर रहा है दोनों ओर। ऑप्शन डी कर रहा है कोई नहीं। तो यहाँ पर बता दे उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है दर्पण के पीछे होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? बिहाइंड द मिरर होगा। क्या होगा? बिहाइंड द मिरर। तो यहां पर आपने क्या देखा कि उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है हमेशा दर्पण के पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन ए करा है। ऑप्शन बी करा है आपतन कोण परावर्तन कोण के से छोटा होता है। ऑप्शन सी करा है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। ऑप्शन डी करा है कोई संबंध नहीं होता है। चूंकि हम बात ध्यान से देखें प्रकाश का उसी माध्यम में परावर्तन होता है तो यहाँ एक बात तय है कि माध्यम सेम होता है, इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपतन कोण परावर्तन कोण से न तो छोटा होता है न तो आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, बल्कि बराबर होता है। इसमें कोई संबंध का कोई सवाल नहीं उठता है। आइए आज का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए कह रहा है आभासी व सीधा होता है। ऑप्शन बी कह रहा है वास्तविक और उल्टा होता है। और ऑप्शन सी कह रहा है वास्तविक व सीधा होता है। ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर कह रहा है कि आभासी और सीधा होता है। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस से केवल एक ही अवस्था होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, आभासी बनता है, ध्रुव तथा फोकस के मध्य में बनता है। आइए आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है ओम का नियम किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या तापमान पर निर्भर करता है? तापमान का मतलब है टेम्परेचर पर। दाब पर निर्भर करता है प्रेशर पर। लंबाई पर निर्भर करता है लेंथ पर। द्रव्यमान पर निर्भर करता है तो मास पर। तो किस पर निर्भर करता है? ओम का नियम जो है किस पर निर्भर करता है? तो यह ऑप्शन ए आपका सही है प्यारे बच्चों, तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो यह तापमान पर निर्भर करता है। मतलब कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आइए आज का 11वां क्वेश्चन देखें। प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? यहाँ पर आपसे प्रतिरोध का मात्रक पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों यहाँ क्या हम जानना चाह रहे हैं?
कि प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, क्या होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या वोल्ट होता है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या ओम होता है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या वाट होता है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या जूल होता है। तो पहले हम ये जानें कि जो मात्रक दिया गया है वो कौन किसका है, उसके बाद में ऑप्शन हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि वोल्ट जो होता है विभव का मात्रक होता है, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है, कार्य जो है जूल का मात्रक होता है। यहाँ हमें प्रतिरोध का इकाई बताना है, तो प्रतिरोध का इकाई ओम होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन 20 हो। यहाँ पर थोड़ा प्रतिरोध के बारे में बात करें कि प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, तो बता दें प्यारे बच्चों कि प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहाँ लगता है, तो आंतरिक प्रतिरोध सेल के घोलों के मध्य लगता है। वह प्रतिरोध कहाँ लगता है, तो वह प्रतिरोध जो है चालकों के मध्य लगता है। आइए आज का 12वां क्वेश्चन देखते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन है, जब वोल्टेज स्थिर हो और प्रतिरोध बढ़े तो धारा क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर हम फार्मूला की बात करेंगे तो V इक्वल टू I डॉट R होता है। तो अगर वोल्टेज क्या कर रहा है कि V इक्वल टू कांस्टेंट हो तो I और R में जो संबंध होगा इनवर्सली होगा, अर्थात धारा को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और अगर प्रतिरोध को घटाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा। तो पूछा है आपसे कि प्रतिरोध बढ़े तो धारा क्या होगा, तो धारा की मान घटेगा। ऑप्शन ए सही होगा। तो क्या बढ़ेगा, नहीं। समान रहेगा, नहीं। शून्य हो जाएगी, नहीं। तो क्या होगा, घटेगा। आज का 13 क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम क्या है। एलईडी का फुल फॉर्म बताना है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है लाइट इमिशन डिवाइस, ऑप्शन बी कर रहा है लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन सी कर रहा है लो एनर्जी डायोड, ऑप्शन डी कर रहा है लाइट एनर्जी डायोड। तो यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आज का 14 क्वेश्चन है, श्रृंखला संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो ऑप्शन ए कर रहा है बढ़ता है, ऑप्शन बी कर रहा है घटता है, ऑप्शन सी कहता है समान रहता है, ऑप्शन डी कर रहा है शून्य होता है। तो श्रृंखला संयोजन का अर्थ है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन यहां पर बता दें प्यारे बच्चों, 3 प्रकार का होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको श्रृंखला संयोजन कहते हैं, दूसरा का होता है पार्श्व संयोजन जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, तीसरा का होता है मिश्रित संयोजन जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर श्रृंखला संयोजन में कुल प्रतिरोध बढ़ता है, इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए आज का 15 क्वेश्चन देखें, समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है घटता है, ऑप्शन बी कह रहा है कि बढ़ता है, ऑप्शन सी कह रहा है कि समान रहता है, ऑप्शन डी कह रहा है 2 गुना होता है। तो समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध घटता है, इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आज का 16 क्वेश्चन है, चालक में धारा की दिशा होती है। जो चालक हो उसमें धारा की दिशा होती है ऋण से धन की ओर, धन से ऋण की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, कोई नहीं। तो चालक में धारा की दिशा सदैव धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर या पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। तो केवल धारा जो है धन प्लेट से ऋण विभव की ओर प्रवाहित होता है, परंतु सेल के भीतर यह ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहता है। ऐसी बातें हमें याद रखनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखता हूं, चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कह रहा है चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन चलते हैं, किस ओर चलते हैं, धन से ऋण की ओर चलते हैं, ऋण से धन की ओर चलते हैं, कोई नहीं, दोनों।
तो चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है ऋण से धन प्लेट की ओर होता है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, या धारा के विपरीत दिशा में होता है। आइए आज का 18 क्वेश्चन देखें। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, तो ऑप्शन ए करा है क्या टेस्ला है, ऑप्शन बी करा है क्या ओम है, ऑप्शन सी करा है क्या वोल्ट है, ऑप्शन डी करा है क्या वाट है। पहले हर को जानेंगे, नीचे से चलिए। वाट जो है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, वोल्ट जो है विद्युत विभव का मात्रक होता है, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो होगी टेस्ला होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आइए आज का 19 क्वेश्चन देखें। विद्युत धारा वहन करने वाले तार के चारों ओर बनता है, तो जो चालक है जिसमें विद्युत धारा बहती है उसके चारों ओर पूछ रहा है क्या बनता है। ऑप्शन ए करा है चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ऑप्शन बी करा है विद्युत क्षेत्र बनता है, ऑप्शन सी करा है ताप क्षेत्र बनता है, ऑप्शन डी करा है कोई नहीं। तो विद्युत धारा बहने वाले चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आज का 20 क्वेश्चन है, फ्यूज तार में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, या फ्यूज का तार किस धातु का बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए करा है क्या लोहा, ऑप्शन बी करा है क्या तांबा, ऑप्शन सी करा है टेन और शीशा, ऑप्शन डी करा है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, फ्यूज तार में टेन और शीशा का प्रयोग करते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ और बनता है, फ्यूज तार का उपयोग विद्युत परिपथ में क्यों किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग करके हम अपने महंगे उपकरण को जलने से बचाने के लिए करते हैं कि कभी शॉर्ट सर्किट हो तो ऐसे में फ्यूज उड़ जाए और हमारा जो डिवाइस है वो जलने से बच जाए, क्षति होने से बचाने के लिए। आइए आज का अगला क्वेश्चन 21, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है। पूछ रहा है बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। ऑप्शन ए करा है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी करा है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी करा है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन डी करा है आर्गन गैस। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि यहाँ पर कौन सी गैस भरा होता है, आर्गन गैस भरी होती है। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखें। धारा मापने का यंत्र है, तो क्या धारा को वोल्टमीटर से मापा जाता है, क्या ऑप्शन बी करा है अमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन सी करा है क्या गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन डी करा है क्या थर्मामीटर से नापा जाता है। तो हम नीचे से चलेंगे, कौन क्या, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को नापते हैं, गैल्वेनोमीटर से धारा की दिशा को मापते हैं, अमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, वोल्टमीटर से विभव को मापते हैं। चूंकि पूछा है धारा मापने वाला यंत्र तो अमीटर होगा, इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आज का 23 क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर का क्रम पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए करा है क्या श्रृंखला क्रम में जोड़ते हैं, ऑप्शन बी करा है क्या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ऑप्शन सी करा है क्या दोनों क्रम में जोड़ते हैं, ऑप्शन डी करा है कोई क्रम में नहीं। यहाँ बता दे प्यारे बच्चों कि अमीटर को हम विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार पूछा है कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, तो किस क्रम में, समांतर क्रम में। किसके खिलाफ, जिसका प्रतिरोध विभव ज्ञात करना है उसके समांतर, उसके अक्रॉस हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। आइए आज का 24, अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, इसकी चर्चा अभी हमने किया था। तो ऑप्शन ए करा है श्रृंखला में, ऑप्शन बी करा है समांतर में, ऑप्शन सी करा है कोई नहीं, ऑप्शन डी करा है दोनों। तो अमीटर का प्रयोग सर्किट में हमेशा श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। आज का 25वां क्वेश्चन है, चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है। समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, विकर्षण होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, दोनों होता है। तो समान ध्रुवों के बीच विकर्षण होता है,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक के विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? ऑप्शन ए करा है आकर्षण होता है, ऑप्शन बी करा है विकर्षण होता है, ऑप्शन सी करा है कुछ नहीं होता है, ऑप्शन डी करा है कोई प्रभाव नहीं होता है। तो चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखें। चुंबक का उत्तर ध्रुव किस दिशा में स्थिर होता है? ऑप्शन ए करा है पूर्व दिशा में, ऑप्शन बी करा है पश्चिम दिशा में, ऑप्शन सी करा है उत्तर दिशा में, ऑप्शन डी करा है दक्षिण दिशा में। तो उत्तर का ध्रुव जो होता है उत्तर दिशा में स्थित होता है। ऑप्शन सी सही होगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए करा है जूल, ऑप्शन बी करा है वाट, ऑप्शन सी करा है वोल्ट, ऑप्शन सी करा है ओम। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो जूल होता है। ऊर्जा को हमेशा हम जूल में मेजर करते हैं। इस प्रकार ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है जूल होता है। आइए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का एसआई इकाई होता है, तो कार्य का भी एसआई इकाई पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए करा है क्या जूल होता है, ऑप्शन बी करा है क्या न्यूटन होता है, ऑप्शन सी करा है क्या वाट होता है, ऑप्शन डी करा है क्या ओम होता है। तो हम नीचे से चलेंगे। ओम जो है प्रतिरोध का इकाई होता है, वाट जो है विद्युत शक्ति का इकाई है, न्यूटन जो है बल की इकाई है और कार्य की इकाई जूल होता है। इस प्रकार कार्य की एसआई इकाई जूल होता है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 30 क्वेश्चन है। शक्ति का सूत्र होता है। ऑप्शन ए करा है कार्य गुणे समय, ऑप्शन बी करा है कार्य बटे समय, ऑप्शन सी करा है समय बटे कार्य, ऑप्शन डी करा है कोई नहीं। तो यहां पर हम बता दें प्यारे बच्चों कि सबसे पहले कि जो पावर होता है तो पावर P बराबर W अपान टी होता है, जो यूनिट होता है जूल अपान सेकेंड होता है, जिसको हम वाट कहते हैं। तो इस प्रकार जो इकाई होगा तो कार्य बटे समय होगा। क्या होगा? कार्य बटे समय होगा। आइए आज का 31 क्वेश्चन देखें। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द एसिड? तो क्या मीठा होता है, ऑप्शन बी करा क्या खट्टा होता है, ऑप्शन सी करा क्या कड़वा होता है, ऑप्शन डी करा क्या नमकीन होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा या सॉवर होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? सॉवर। क्या होता है? सॉवर। कैसा टेस्ट होता है? सॉवर टेस्ट होता है। आइए हम आगे की तरफ देखें। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो यहाँ क्षार का स्वाद पूछा है। तो ऑप्शन ए करा मीठा होता है, ऑप्शन बी करा है कड़वा होता है, ऑप्शन सी करा है खट्टा होता है, ऑप्शन डी करा है नमकीन होता है। तो यहाँ पर बता दें कि जो स्वाद होता है क्षार का यह होता है प्यारे बच्चों बीटर। बीटर का अर्थ हुआ कड़वा होता है। अगला है कि अम्ल और क्षार अगर परस्पर आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए करा है लवण और जल बनेगा, ऑप्शन बी करा है गैस और जल बनेगा, ऑप्शन सी करा है ऑक्सीजन और जल बनेगा, ऑप्शन डी करा है कोई नहीं। तो अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा, लवण और जल। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी करा क्या एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी करा क्या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी करा क्या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से मेरा सादर अनुरोध है कि केवल वीडियो को देखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, ताकि अब समय वो आ गया है
कि जैसे भगवान राम अंतिम चरण में युद्ध राम रावण करते हैं, वैसे अब परीक्षा का समय आ गया है। तो ऐसी स्थितियों में हमें आपसे ऊर्जा तो मिलता ही है लाइक सब्सक्राइब करने से, साथ में मेरा जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट बनता है सीधे आपके पास तुरंत पहुंचे, ताकि आप उसका लाभ उठाएं। इसलिए आप अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छी प्रकार से करें, ताकि किसी प्रकार का चूक न होने पाए। तो इसलिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, HCl क्या है? तो क्या ऑप्शन ए करा है अम्ल है, ऑप्शन बी करा है क्या क्षार है, ऑप्शन सी करा है क्या लवण है, ऑप्शन डी करा है क्या ऑक्साइड है। तो बता दें कि HCl एक प्रबल अम्ल होता है। HCl क्या है? अम्ल है। कैसा अम्ल है? तो अम्ल में प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सामान्य अम्ल। तो कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। NaOH क्या है? ऑप्शन ए करा है अम्ल है, ऑप्शन बी करा है क्षार है, ऑप्शन सी करा है लवण है, ऑप्शन डी करा है गैस है। तो अम्ल क्या है? एक क्षार होता है। ऑप्शन बी सही होगा। आज का 37 क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? हमें बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम मतलब केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग कंपाउंड का बताना है। तो ऑप्शन ए करा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ऑप्शन बी करा है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी करा है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी करा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ हम उसके सूत्र भी पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों। आइए पहले सूत्र लिख ले। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है प्यारे बच्चों NaOH। तो पहले हम चारों कंपाउंड के नाम जाने। अब यहाँ बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा था, तो ऑप्शन ए सही होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जो सूत्र बन के आएगा NaHCO3। तो सूत्र भी याद रखो, कभी सूत्र पूछेगा कभी नाम पूछेगा, तो हम दोनों चीजें जानेंगे। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, कभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी नाम से आएगा, तो हम जानते हैं। इसका उपयोग भी पूछता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकरी के सामानों में किया जाता है, पकौड़े, समोसे इत्यादि में किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन ए करा है CaOCl2, ऑप्शन बी करा है NaCl, ऑप्शन सी करा है Na2CO3, ऑप्शन डी करा है HCl। तो सबसे पहले हम इनके नीचे से नाम बताएंगे। HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, Na2CO3 को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, NaCl को सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं, CaOCl2 को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें हम। आज का 39 क्वेश्चन है, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया का उदाहरण है NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3। ऑप्शन बी करा है 2H2 प्लस O2 2H2O, ऑप्शन सी करा है CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2, ऑप्शन डी करा है Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2। तो अब एक एक को बताएंगे। तो जो ऑप्शन डी है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑप्शन जो सी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऑप्शन जो बी है एसोसिएशन रिएक्शन है, और ऑप्शन ए जो है यही डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, यहाँ पर दो कंपाउंड आपस में क्रिया करके एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। NaNO3 के साथ क्रिया करके NaNO3 बना देता है, AgCl के साथ क्रिया करके AgCl बना जाता है। अगर ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर एक धातु किसी अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करता है
तो एक धातु लवण बनता है और एक गैस निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आइए हम देखते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, ऑप्शन ए कह रहा है 5, ऑप्शन सी कह रहा है 6, ऑप्शन सी कह रहा है 7, ऑप्शन डी कह रहा है 8। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ऑप्शन बी होगा। अगर पूछ दिया जाए कि कार्बन परमाणु का संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। अगर पूछ दिया जाए कि कार्बन परमाणु कौन सा आबंध बनाता है, तो कार्बन परमाणु जो होता है सहसंयोजक आबंध या उप सहसंयोजक आबंध या दोनों बनाता है। आइए आज का 41 क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? तो ऑप्शन ए है पेट में, ऑप्शन बी है मुख में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में, ऑप्शन डी है बड़ी आंत में। तो यह प्रश्न जो है कि पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है, तो मुख गुहा में प्रारंभ होती है। पूछा जाए कि कहां पर समाप्त होती है, तो छोटी आंत में समाप्त होती है। कहां पर पूछा जाए वो अंतिम चरण में होती है, तो बड़ी आंत में होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। मनुष्य में पाचन प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, तो मुख गुहा से प्रारंभ होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी कह रहा है एमाइलेज, ऑप्शन सी कह रहा है पेप्सिन, ऑप्शन डी कह रहा है लाइपेज। तो बता दें कि लार में पाई जाने वाली एंजाइम को एमाइलेज कहा जाता है। तो लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, तो एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। आइए आज का 43 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑप्शन बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऑप्शन सी कह रहा है नाइट्रोजन गैस निकलता है, ऑप्शन डी कह रहा है हाइड्रोजन गैस निकलता है। सबसे पहले उन गैसों का नाम सूत्र बताएंगे। हाइड्रोजन गैस का जो सूत्र होगा वह H2 होगा, नाइट्रोजन गैस का N2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होगा, ऑक्सीजन गैस का O2 होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाली गैस होती है ऑक्सीजन गैस होती है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में श्वसन के लिए कौन सी गैस ली जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी कह रहा है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी कह रहा है नाइट्रोजन गैस। तो मनुष्य के श्वसन में ली जाने वाली गैस जो है ऑक्सीजन गैस होती है, जिसको प्राणवायु भी कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आज का 45 क्वेश्चन है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? या कभी कभी पूछ देता है मनुष्य के हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कुल कितनी होती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या 2 होती है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या 3 होती है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या 4 होती है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या 5 होती है। तो हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं या प्रकोष्ठों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 4 प्रकोष्ठों की संख्या होती है या 4 कक्षों की संख्या होती है। यह आज का 45वां क्वेश्चन है। आइए आज का 46 क्वेश्चन देखें, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है या किसके कारण आता है? ऑप्शन ए करा क्या हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी करा क्या माइटोकांड्रिया के कारण, ऑप्शन सी कह रहा है क्या प्लेटलेट्स के कारण, ऑप्शन डी कह रहा है क्या फाइब्रिन के कारण। तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण किसी भी जीवधारी का रक्त लाल होता है। लाल रंग होने का कारण हीमोग्लोबिन होता है। आइए आज का 47, तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो क्या हृदय है? ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या मस्तिष्क है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या यकृत है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या गुर्दा है। तो तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग जो मस्तिष्क होता है, ऑप्शन बी सही होगा। आज का 48 क्वेश्चन है, हार्मोन्स क्या है या हार्मोन्स से हम क्या समझते हैं या हार्मोन्स क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है रासायनिक संदेशवाहक होता है, ऑप्शन बी कह रहा है एंजाइम होता है, ऑप्शन सी कह रहा है प्रोटीन होता है, ऑप्शन डी कह रहा है वसा होता है। हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा।
आज का 49 क्वेश्चन है पादप। पादप का मतलब वृक्ष होता है, तो पादप में वृक्ष के लिए मुख्य हार्मोन्स कौन सा होता है, या वह हार्मोन्स बताइए जिसके कारण पादपों में वृक्षों में वृद्धि होता है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है एड्रोनिल, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है मेटाटोनिन। तो कौन सा होगा भाई? पादपों में वृद्धि का कारण ऑक्सिन हार्मोन्स होता है। ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण ही पादपों में वृद्धि होता है। तो आज का 50वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। मानव में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए करा है क्या लीवर है। लीवर को अंग्रेजी में लीवर ही अंग्रेजी शब्द है, उसको हिंदी में यकृत कहते हैं। ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है पाचन तंत्र, ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो मानव में उत्सर्जन का जो मुख्य अंग होता है किडनी होता है, तो किडनी ऑप्शन बी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस। जय हिंद, जय भारत।